सो हेलो दोस्तों, आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो दोस्तों, मैं क्लास 6 एनसीईआरटी लेकर के आप सभी के बीच आ गई हूँ, जो कि सीटेट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं बता देना चाहती हूँ, पेपर सेकंड पेपर के लिए है। ये सेकंड यानी जो बच्ची एसएसटी से हैं 6 to 8 जूनियर के लिए, ये ज्योग्राफी का क्लास 6 नंबर एनसीईआरटी का थर्ड चैप्टर है, पृथ्वी की गतियां। तो आइए देख लेते हैं फटाफट। सबसे पहले है, पृथ्वी की गतियां दो प्रकार की होती है। जो पृथ्वी की गतियां हैं वो दो प्रकार की होती है। पहली तो घूर्णन एवं परिक्रमण, या फिर इस घूर्णन को परिभ्रमण कहते हैं। परिभ्रमण, परिभ्रमण, घूर्णन या फिर इसे परिभ्रमण कहते हैं। पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन या परिभ्रमण कहलाता है। जैसे कि आप सपोज दैट मान लीजिए ये आप हैं, आप अपने ही अक्ष पे, जैसे कि अपने ही पैरों से जब गोल गोल घूमेंगे, मतलब ये नहीं मैं याद कराने के लिए बस ले रही हूं आपका, आप अपने ही पास जब खड़े होकर के अपने ही आसपास जब गोल गोल घूमेंगे तो उसे हम कहते हैं परिभ्रमण या फिर घूर्णन। उसके बाद आ जाता है जो परिक्रमण है, सूर्य के घूर्णन कहलाता है परिक्रमण। सूर्य के चारों ओर एक स्थिर कक्ष में पृथ्वी की गति को परिक्रमण कहते हैं। जैसे कि जो पृथ्वी है वो अगर सूर्य का चारों चक्कर लगाती है तो उसे हम परिक्रमण कहते हैं, लेकिन जब वो खुद का अपना चक्कर लगाती है उसे परिभ्रमण या घूर्णन गति कहते हैं। ठीक, उसके बाद देख लेते हैं, पृथ्वी का एक काल्पनिक रेखा है जो इसके कक्षीय सतह से 66.5 का कोण बनाती है। वह समतल कक्ष जो कक्ष के द्वारा बनाया जाता है उसे कक्षीय समतल कहते हैं। जो इतना ज्यादा नहीं लेकर के चलेंगे, डीप में लेके चलेंगे, ज्यादा नहीं। जो पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है बस उसी को देखेंगे। जैसे कि पृथ्वी सूर्य से प्रकाश प्राप्त करती है। जो पृथ्वी होता है उसका खुद का अपना प्रकाश नहीं होता, ये चीज ध्यान रखिएगा। वो सूर्य से प्रकाश प्राप्त करती है। पृथ्वी का आकार गोले के समान है, इसलिए एक समय में सिर्फ इसके आधे भाग पर ही सूर्य की रोशनी पड़ती है। जो पृथ्वी है वो गोले के समान है और ये अपना सूर्य है। ठीक, ध्यान रखिएगा। और जब ये सूर्य के प्रकाश पड़ेगा तो देखिए पृथ्वी के एक ही भाग पे तो पड़ रहा है। ये सूर्य का प्रकाश पृथ्वी के एक ही भाग पे पड़ रहा है। सूर्य की ओर वाले भाग में दिन होता है, जबकि सूर्य के दूसरे भाग जहां पे सूर्य का प्रकाश नहीं पड़ता, ये जो कि जहां पे सूर्य का प्रकाश पड़ रहा है यहाँ पे दिन होगा, और इसके अपोजिट जहां पे इधर सूर्य का प्रकाश नहीं पड़ रहा है तो इधर रात होगा। ठीक है, ये जो पृथ्वी का ये है गतियां है, ये इसी की वजह से दिन और रात होते हैं। धरती पे दिन और रात होता है, नहीं तो ऐसा हो जाए और फिर मौसम परिवर्तन और फिर बहुत सारे तरह के जो भी चीजें होते हैं, दिन रात मौसम परिवर्तन, ये सब चीजें पृथ्वी के घूर्णन या ये गतियों के कारण ही होता है। नहीं तो ऐसा हो जाता कि अगर ये घूमता नहीं तो ऐसा होता कि कहीं एक जगह पे एकदम से रात ही होता, पूरा रात ही रात होता, और कहीं एक जगह पे जहां तक पृथ्वी का प्रकाश पड़ता, सूर्य का प्रकाश पड़ता पृथ्वी पे, वहां तो दिन ही दिन होता उस भाग पे, और जहां पे नहीं पड़ता वहां पे रात ही रात होता। तो वहां पे क्या आप सभी लोग अनुमान लगाइए, जीवन संभव था? तो बिल्कुल नहीं संभव था। इसीलिए जब ये घूमेगा तभी तो, जैसे अब जब पृथ्वी घूम रही है तो ये सूर्य का इधर वाले भाग पे, जैसे ये सूर्य का प्रकाश पड़ा तो यहाँ पे दिन हो गया, और जब पृथ्वी घूमते घूमते इधर वाला भाग सूर्य के आगे आ गया, मतलब सूर्य के सामने आ गया, तो इधर दिन होगा इधर रात हो जाएगा। इसीलिए यहाँ पे जीवन संभव है। उसके बाद देख लेते हैं कि वृत्त जो दिन व रात को विभाजित करता है उसे प्रदीप्त कहते हैं। ध्यान रखिएगा, जो वृत्त दिन और रात को विभाजित करता है उसे प्रदीप्त कहते हैं। उसके बाद है, पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में 24 घंटे का समय लेती है। घूर्णन के समय काल को पृथ्वी दिन कहा जाता है। यह पृथ्वी की दैनिक गति है। उसके बाद देख लीजिए, ये है प्रदीप्त। उसके बाद ये देखिए किस हिसाब से है, चित्र देख लीजिए, बाकी आगे चलते हैं। जैसे कि यहाँ पे कहा गया, अगर पृथ्वी घूर्णन नहीं करे तो क्या होगा? क्या होगा देखिए क्या होगा। सूर्य के तरफ वाले पृथ्वी के भाग में हमेशा दिन होगा, अभी मैंने आप सभी लोगों को बताया, जिसके कारण उस भाग में गर्मी लगातार पड़ेगी।
दूसरे भाग में हमेशा अंधेरा रहेगा पर पूरे समय ठंड पड़ेगी उस पर जहां पे अंधेरा होगा। इस तरह की अवस्था में जीवन संभव नहीं हो पाएगा। उसके बाद देख लेते हैं पृथ्वी की दूसरी गति जो सूर्य के चारों ओर कक्ष में होती है उसे परिक्रमण कहते हैं, कहा जाता है। अभी मैंने ऊपर आप सभी लोगों को पढ़ाया। उसके बाद है पृथ्वी एक वर्ष या 365 दिन में सूर्य का एक चक्कर लगाती है। हम लोग एक वर्ष 365 का मानते हैं तथा सुविधा के लिए 6 घंटे को इसमें नहीं जोड़ते हैं। जो 6 घंटे होता है इसे हम नहीं जोड़ते हैं, बाकी सिर्फ हम सुविधा के लिए 365 दिन जोड़ते हैं। और वो जो 6 घंटे होता है वो कहाँ काउंट होता है अभी हम आगे देखेंगे। उसके बाद कुछ फैक्ट देख लेते हैं, जैसे कि प्राचीन भारतीय खगोली आर्यभट्ट ने बताया कि पृथ्वी गोल है और अपने अक्ष पर घूर्णन करती है। ध्यान रखिएगा। देख लीजिए फिगर, जिससे कि आप सभी लोगों को समझ में आएगा अच्छे से। देख लीजिए ये हमारा सूर्य है। सूर्य ये पृथ्वी के इस वाले भाग पे पड़ रहा है सूर्य का प्रकाश, तो ये यहाँ पे दिन होगा। फिर उसके बाद सूर्य के ये वाला प्रकाश यहाँ पे पड़ रहा है तो यहाँ दिन होगा। सूर्य के ये वाला प्रकाश यहाँ पे पड़ रहा है तो यहाँ दिन होगा। इस प्रकार से हमारी पृथ्वी घूमती रहती है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद देख लीजिए कि बसंत ऋतु या फिर विषुवत रेखा पे 21 मार्च, उसके बाद विषुवत रेखा पे 23 सितंबर को सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती हैं। उसके बाद जो है कि ये दक्षिणी अयनांत में सबसे बड़ा दिन यानी कि सूर्य की किरणें 22 दिसंबर को पड़ती हैं, तो ये सबसे बड़ा दिन 22 दिसंबर को माना जाता है। जबकि हम लोग क्या बोलते हैं कि ठंडी के समय में जो 22 दिसंबर होता है उसको सबसे बड़ा दिन मानते हैं। उसके बाद यहाँ पे 21 जून को उत्तरी अयनांत में 21 जून को सूर्य की किरणें पृथ्वी पे पड़ती हैं, जो कि सबसे बड़ा दिन माना जाता है। देख लेते हैं वो जो 6 घंटे हैं वो कहाँ काउंट होते हैं। 4 वर्षों में प्रत्येक वर्ष के बचे हुए 6 घंटे मिलकर एक दिन यानी 24 घंटे के बराबर होता है। ध्यान रखिएगा, 24 घंटे के बराबर होता है। इसके अतिरिक्त दिन को फरवरी के महीने में जोड़ा जाता है। इस प्रकार प्रत्येक चौथे वर्ष फरवरी माह 28 के बदले 29 का होता है। पूछ लेगा कि क्यों ऐसा होता है, तो आप सभी लोग बताइएगा। जो कि 365 दिन ही बस जोड़ा जाता है, 6 घंटे नहीं जोड़ा जाता है। 6 घंटे मिलकर एक दिन यानी 24 घंटे के बराबर हो जाते हैं। इसके अतिरिक्त दिन को फरवरी के महीने में जोड़ा जाता है। इस प्रकार प्रत्येक चौथे वर्ष फरवरी माह 28 के बदले 29 का होता है। ऐसा वर्ष जिसमें 366 दिन होते हैं उसे लीप वर्ष कहा जाता है। ठीक, ध्यान रखिएगा। उसके बाद है अनुमान लगाइए कि अगला लीप वर्ष कब होगा। तो आप सभी लोगों को पता ही अभी ये कहा गया कि प्रत्येक चौथे वर्ष। उसके बाद है कि पृथ्वी दीर्घ वृत्ताकार पथ पर सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। उसके बाद देख लेते हैं कि ध्यान दीजिए कि पृथ्वी पूरे कक्ष में एक ही दिशा में झुकी हुई है। सामान्यतः एक वर्ष को गर्मी, सर्दी, वसंत एवं शरद ऋतुओं में बांटा जाता है। ऋतुओं में परिवर्तन सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की स्थिति में परिवर्तन के कारण होता है। ध्यान रखिएगा, पेपर में पूछ लेता है कि ऋतुओं में परिवर्तन किसके कारण होता है, तो पृथ्वी की गतियों के कारण ही ऋतुओं में परिवर्तन होता है। आ जाते हैं, देख लेते हैं कि ये देखिए 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सूर्य मतलब झुका होता है। सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधे पड़ती हैं। इसके परिणाम स्वरूप इन क्षेत्रों में ऊष्मा अधिक होता है। ध्रुवों के पास वाले क्षेत्र में ऊष्मा कम होता है, क्योंकि वहां सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं। उत्तर ध्रुव सूर्य की तरफ झुका होता है तथा उत्तरी ध्रुव रेखा के बाद वाले भाग पर लगभग 6 महीने तक लगातार दिन रहता है। चूंकि उत्तरी गोलार्ध के बहुत बड़े भाग में सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है, इसलिए विषुवत वृत्त के उत्तरी भाग में गर्मी का मौसम होता है। 21 जून को इन क्षेत्रों में सबसे लंबा दिन तथा सबसे छोटी रात होती है। इसे उत्तरी अयनात कहते हैं। उसके बाद 22 दिसंबर को दक्षिण ध्रुव की ओर झुके होने के कारण मकर रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं। ध्यान दीजिए, चूंकि सूर्य की किरणें मकर रेखा पर लंबवत पड़ती, इसलिए दक्षिण गोलार्ध में बहुत बड़े भाग में लंबे
दिन होते हैं। दक्षिणी गोलार्ध में 22 दिसंबर को सबसे बड़े सूर्य की किरणें मकर रेखा में पड़ती है, बहुत बड़े भाग में प्रकाशित होता है, इसलिए दक्षिण गोलार्ध में लंबे दिन तथा छोटी रातों वाली ग्रीष्म होती है। उसके बाद इसे दक्षिणी आयनात कहते हैं। एक चीज और ध्यान रखिएगा, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया में ग्रीष्म ऋतु में क्रिसमस पर्व मनाया जाता है, जो कि अपने यहाँ ठंडियों में मनाया जाता है दिसंबर में क्रिसमस डे, और यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया जो है यहाँ पे गर्मी में क्रिसमस डे मनाया जाता है, क्योंकि जब यहाँ पे अपने यहाँ ये मतलब कि ठंड होगी तो वहाँ पे गर्मी होगी। उसके बाद है 21 मार्च एवं 23 सितंबर, ध्यान रखिएगा, को सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर सीधी पड़ती है। इस अवस्था में कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर झुका होता है, इसलिए पूरी पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होते हैं, इसे विषुवत कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद आ जाते 23 सितंबर को उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में वसंत ऋतु होती है। 21 मार्च को इसकी स्थिति के विपरीत होता है, जबकि जब उत्तरी गोलार्ध में वसंत ऋतु होती तथा दक्षिणी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है। उसके बाद इस प्रकार स्पष्ट है कि पृथ्वी के घूर्णन एवं परिक्रमण के कारण दिन एवं रात तथा ऋतुओं में परिवर्तन होता है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि पृथ्वी के घूर्णन और परिक्रमण के कारण दिन एवं रात तथा ऋतुओं में परिवर्तन होता है, ध्यान रखिएगा। देख लेते हैं मानचित्र। मानचित्र चैप्टर देख लेते हैं कि जैसे कि आप सभी लोग ग्लोब पढ़ लिए हैं, जब ग्लोब पढ़ लिए हैं तो मानचित्र पढ़ने में बहुत ही आसानी होगी। आइए देख लेते हैं। आप पिछले अध्याय में ग्लोब के महत्व के बारे में पढ़ चुके हैं। ग्लोब के अध्ययन की कुछ सीमाएं होती है। जब हम पूरी पृथ्वी का अध्ययन करना चाहते हैं तब ग्लोब हमारे लिए काफी उपयोगी साबित होता है। पूरी पृथ्वी का जब अध्ययन करते हैं तो ग्लोब जरूरी है, लेकिन ध्यान रखिएगा, जब पृथ्वी के केवल एक भाग जैसे अपने देश, राज्यों, जिला, शहरों तथा गांवों के बारे में अध्ययन करना चाहते तो ये हमारे लिए उतना उपयोगी साबित नहीं होता है। ऐसी स्थिति में हम मानचित्रों का उपयोग करते हैं। मानचित्र पृथ्वी की सतह या इसके एक भाग का पैमाने के माध्यम से चपटी सतह पर खींचा गया चित्र है, लेकिन एक गोलाकार सतह को पूरी तरह से चपटा करना असंभव है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद आ जाते हैं, देख लेते हैं कि हम मानचित्रों का उपयोग करते हैं पृथ्वी की सतह का, ये इतना हो गया है। उसके बाद है कि मानचित्र हमारी विभिन्न जरूरतों के लिए आवश्यक है। कुछ मानचित्र एक छोटे क्षेत्र को व कुछ तथ्यों को दर्शाता है, दूसरे मानचित्र में एक बड़ी किताब की तरह तथ्य हो सकते हैं। जब बहुत से मानचित्रों को एक साथ रख दिया जाता तो वो क्या बन जाता है? एटलस। पूछ लेगा कि बहुत से मानचित्र को मिला करके क्या एटलस बनाया जा सकता है कि नहीं, तो बनाया जा सकता है। उसके बाद आ जाते हैं, मानचित्रों में एक ग्लोब की अपेक्षा हमें ज्यादा जानकारी प्राप्त होती है। मानचित्र विभिन्न प्रकार के होते हैं, जैसे कि हम लोग देख सकते हैं कौन कौन से होते हैं। सबसे पहला है भौतिक मानचित्र, भौतिक मानचित्र। उसके बाद है राजनीतिक मानचित्र। उसके बाद है थीमेटिक मानचित्र। उसके बाद आइए देख लेते हैं इसकी विशेषताएं। जैसे कि जो भौतिक मानचित्र हैं ये पृथ्वी की प्राकृतिक आकृतियों को, जो पृथ्वी की प्राकृतिक आकृतियां हैं जैसे पर्वत, पठार, मैदान, नदियां, महासागर इत्यादि को दर्शाने वाले मानचित्र को भौतिक या फिर उच्चावच मानचित्र कहते हैं। वहां पे दे देगा क्वेश्चन में, तो पूछेगा कौन से मानचित्र पे इसे दर्शाया जा सकता है, तो भौतिक मानचित्र पे पर्वत, पठार, मैदान, नदियां, ये सारे भौतिक मानचित्र पे ध्यान रखिएगा दर्शाया जा सकता है। उसके बाद राजनीतिक मानचित्र देख लेते हैं। राजनीतिक मानचित्र से ये आप सभी लोग कनेक्ट करिएगा, जैसे कि भौतिक से ये कनेक्ट कर लीजिए। याद करने का एक बेस्ट तरीका कि प्रकृति में जितनी चीजें नेचर के द्वारा पाई जाती है वो हमारी भौतिक है। उसके बाद राजनीतिक शब्द से ही वो आ रहा है कि इसमें कहीं ना कहीं जैसे कि नेता नगरी के लोग इसमें होते हैं राजनीतिक में, तो उसी चीज से कनेक्ट कर लीजिए कि जैसे राज, शहर, गांव तथा गांवों और विश्व के विभिन्न देशों व राज्यों तथा उनकी सीमाओं को दर्शाने वाले मानचित्र को राजनीतिक मानचित्र कहते हैं। तो ऐसे आप सभी लोग कनेक्ट करके याद कर सकते हैं। उसके बाद देख लेते हैं
जो थीमेटिक मानचित्र है इसको देख लेते हैं। कुछ मानचित्र विशेष जानकारियां प्रदान करते हैं, जैसे सड़क मानचित्र, वर्षा मानचित्र, वन तथा उद्योगों आदि के वितरण दर्शाने वाले मानचित्र इत्यादि। इस प्रकार के मानचित्र को थीमेटिक मानचित्र कहते हैं। ये सड़क और वर्षा और वन उद्योग ये सब जो दर्शाते हैं उन्हें थीमेटिक मानचित्र कहते हैं। उसके बाद एक मुख्य चीज है, मानचित्र के 3 घटक होते हैं। कौन कौन से? दूरी, दिशा और प्रतीक। जब तक ये 3 नहीं रहेंगे तब तक आपका मानचित्र किसी काम के लायक नहीं होता है। क्यों? दूरी, दिशा और प्रतीक ये 3 मुख्य घटक मानचित्र में होते हैं। आइए देख लेते हैं। सबसे पहले दूरी देख लेते हैं कि मानचित्र एक आरेखन होता है जो पूरे विश्व या उसके एक भाग को छोटा कर कागज के एक पन्ने पर दर्शाया है। यह कह सकते हैं कि मानचित्र छोटे पैमाने पर खींचे जाते हैं, लेकिन इसे इतनी सावधानी से छोटा किया जाता है ताकि स्थानों के बीच की दूरी वास्तविक रहे। यह तभी संभव हो सकता है जब कागज पर एक छोटी दूरी स्थल की बड़ी दूरी को व्यक्त करे। कागज पर एक छोटी दूरी जो है कागज पर वो स्थल की बड़ी दूरी को व्यक्त करे, इसलिए इस उद्देश्य के लिए एक पैमाना चुना जाता है। पैमाना स्थल पर वास्तविक दूरी तथा मानचित्र पर दिखाई गई दूरी के अनुपात होता है। उदाहरण के लिए आपके विद्यालय एवं आपके घर के बीच की दूरी 10 किलोमीटर है, जिसे मानचित्र पर 2 सेंटीमीटर की दूरी में व्यक्त किया गया। इसका अभिप्राय है कि मानचित्र का 1 सेंटीमीटर स्थल के 5 किलोमीटर को दर्शाया गया। ध्यान रखिएगा, इसका कहने का क्या मतलब है। 10 किलोमीटर की दूरी है और 2 सेंटीमीटर में दर्शा दिया गया, तो 1 सेंटीमीटर बराबर ये 5 किलोमीटर मान लिया है। ठीक को दर्शाया। आपके रेखा चित्र का पैमाना होगा 1 सेंटीमीटर बराबर 5 किलोमीटर। इस प्रकार पैमाना किसी भी मानचित्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। उसके बाद है, अगर आपको पैमाने की जानकारी है तो आप मानचित्र पर दिए गए किसी भी 2 स्थानों के बीच की दूरी का पता लगा सकते हैं। ठीक, जब बड़े क्षेत्रफल वाले भागों जैसे महाद्वीपों या देशों को कागजों पर दिखाना होता है तब हम लोग छोटे पैमाने का उपयोग करते हैं। उदाहरण के लिए मानचित्र पर 5 सेंटीमीटर स्थल के 500 किलोमीटर को दर्शाता है। इसको छोटे पैमाने वाला मानचित्र कहते हैं। ध्यान रखिएगा, जब बड़े क्षेत्रफल वाले भाग जैसे महाद्वीप या देश को दर्शाना होता है तो छोटे उस पे दिखाते हैं। और कैसे दिखाते हैं? इसी तरह से दिखाते हैं जैसे कि 5 सेंटीमीटर बराबर 500 किलोमीटर मान लिया गया है। ठीक, ध्यान रखिएगा। उसके बाद है, जब एक छोटे क्षेत्रफल वाले भाग जैसे आपके गांव या शहर को कागज पर दिखाना होता है तब हम बड़े पैमाने का उपयोग करते हैं। जैसे स्थल पर 500 किलोमीटर की दूरी को 5 सेंटीमीटर में दर्शाया जाता है। ये भी ध्यान रखिएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट। जैसे कि जब छोटे क्षेत्रफल वाले भाग को दर्शाना होता है गांव या शहर वगैरह को, तो ये मतलब बड़े उस पे पैमाने का उपयोग करके दर्शाते हैं। और जब बड़े पैमाने का जैसे महासागर इन सबको दर्शाना होता है वो छोटे पैमाने का उपयोग करके दर्शाते हैं। ये चीज ध्यान रखिएगा, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है आप सभी लोगों के लिए। ये और ये एग्जाम में क्वेश्चन बनेंगे तो गलती मत करिएगा। इस प्रकार के मानचित्र को बड़े पैमाने वाले मानचित्र कहते हैं। बड़े पैमाने वाले मानचित्र को छोटे पैमाने वाले मानचित्र की अपेक्षा अधिक जानकारी प्रदान करते हैं। जैसे कि ये देख सकते हैं, यहाँ पे देखिए 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मीटर मान करके दर्शाया गया है। उसके बाद आ जाते हैं, दिशा देख लेते हैं। दूरी का तो हो गया, दिशा देख लेते हैं। दिशा है, अधिकतर मानचित्रों में ऊपर दाहिनी तरफ तीर का निशान बना होता है जिसके ऊपर उत्तर लिखा होता है। यह तीर का निशान उत्तर दिशा को दर्शाता है, इसे उत्तर रेखा कहा जाता है। ठीक, यहाँ पे बना हुआ है, सबको पता होगा। ये हमारा नॉर्थ और साउथ हो गया, उसके बाद ये ईस्ट और ये वेस्ट हो गया। उसके बाद ये बहुत सरल होता है, जिसके बगल में होता है उसी को मान लिया जाता है। जैसे कि यहाँ पे नॉर्थ और
वेस्ट होगा, उसके बाद यहाँ पे साउथ वेस्ट होगा, यहाँ पे साउथ ईस्ट होगा, यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट होगा। उसके बाद है आप दूसरी दिशाओं जैसे पूर्व पश्चिम तथा दक्षिण के बारे में पता लगा सकते हैं। चित्र नंबर 4.2 में 4 मुख्य दिशाओं दिया गया है। पश्चिम को दिशा हुए प्रधान दिग्बिंदु कहे जाते हैं। बीच की 4 दिशाएं हैं उत्तर पूर्व। ये सब चीजें अभी जो मैंने आप सभी लोगों को बताई, इनके बीच में किसी भी स्थान को सही स्थिति का पता लगाया जा सकता है। अगर ये चीज आपको इस चीज का नॉलेज है तो आपको दिया जाएगा, तो आप उस चीज को सही से पता लगा लें। उसके बाद आ जाते हैं, देख लेते हैं प्रतीक। दिशा का ज्ञान आप सभी लोगों को हो गया होगा, जैसे मैंने ये बताया। ये है नॉर्थ, यानी कि हमारे हिंदी मीडियम वाले भाई के लिए ये उत्तर, ये है साउथ दक्षिण, ये है ईस्ट यानी पूर्व, ये है वेस्ट यानी पश्चिम। और इतना बस आप सभी लोगों को पता हो। बाकी आप सभी लोग क्या करेंगे, इसके बाद यहाँ से जो होता है ये बहुत ही आसान है। इसके बगल में है तो नॉर्थ, ये नॉर्थ और इधर का वेस्ट। उसके बाद इधर का वेस्ट, इधर का साउथ, इधर का ईस्ट, इधर का साउथ, इधर का नॉर्थ, इधर का ईस्ट। ठीक, बस। उसके बाद प्रतीक देख लेते हैं, जैसे कि यह किसी भी मानचित्र का तीसरा प्रमुख घटक है। किसी भी मानचित्र पर वास्तविक आकार एवं प्रकार में विभिन्न आकृतियों जैसे भवनें, सड़कें, पुलों, रेल की पटरियों, कुओं, दिशा दिखाना संभव नहीं होता। इसलिए वे निश्चित अक्षरों, छायाओं, रंगों, चित्रों तथा रेखाओं का उपयोग करके दर्शाए जाते हैं। ये प्रतीक कम स्थान में अधिक जानकारी प्रदान करते हैं। इन प्रतीकों के इस्तेमाल के द्वारा मानचित्र को आसानी से खींचा जा सकता है तथा इसका अध्ययन करना आसान होता है। अगर आप एक क्षेत्र को नहीं जानते तथा आप किसी से दिशाओं के बारे में नहीं पूछ सकते, तब आप इन चिन्हों की सहायता के द्वारा मानचित्र से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मानचित्रों की एक विश्वव्यापी भाषा होती है जिसे सभी आसानी से समझ सकते हैं। इन प्रतीकों के उपयोग के संबंध में एक अंतर्राष्ट्रीय सहमति है। ये रूढ़ प्रतीक कहे जाते हैं। ठीक, जैसे कि ये दर्शाए गए विभिन्न रंगों का उपयोग भी इसी उद्देश्य से किया जाता है। उदाहरण के लिए सामान्यतः नीले रंग का इस्तेमाल जलाशय के लिए किया जाता है। ये चीज मेन इम्पोर्टेंट है, ये मेन इम्पोर्टेंट है। नीले रंग का उपयोग किस चीज के लिए किया जाता है? जलाशय के लिए। भूरा रंग पर्वत के लिए, ध्यान रखिएगा, भूरा रंग जो है वो पर्वत के लिए, और पीला रंग जो है वो पठार के लिए। उसके बाद हरा रंग जो है वो मैदान के लिए। आप सभी लोग फटाफट मेरे साथ रिवाइज करिए, जैसे कि नीला रंग जलाशय के लिए। ठीक, ऐसे कनेक्ट कर सकते हैं। हमारी पृथ्वी नीली दिखती है तो पृथ्वी पे जीवन संभव है। तो जो हमारा जल है, जल अगर जल में ही तो जीवन संभव, जल भी उसी का एक वो है कि जल से भी जीवन संभव है, तो जल हमारा नीले कलर का दिखता है। उसके बाद भूरा रंग पर्वत। जब पर्वत खूब ऊंचे ऊंचे उठ जाते हैं तो देखते नहीं कि जब जो पर्वत बूढ़े हो जाते हैं यानी बूढ़े हो जाते हैं तो अजीब प्रकार के दिखने लगते हैं, तो उससे कनेक्ट करिए कि वो बूढ़े रंग के, भूरे भूरे टाइप में, उसे जो मतलब घास वास हो या उस पे जो भी चीजें वैसी होती है तो वो जल करके मतलब जल जाती है। जैसे नहीं होता है कि पानी वानी ये सब चीजें ना मिलती रहे तो वो कलर उसका चेंज हो जाता है, तो वो ऐसे कनेक्ट कर लीजिए। मैं कनेक्ट करने के लिए बता रही हूँ, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। तो ये भूरे कलर का दिखने लगता है। उसके बाद पीला रंग पठारों के लिए, और हरा रंग जो मैदान होता है, कहीं भी मैदान में आप चले जाएंगे तो हरा भरा रहता है, तो हरा रंग मैदान के लिए। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। उसके बाद आ जाते हैं, रेखा चित्र देख लेते हैं। रेखा चित्र एक आरेखन जो पैमाने पर आधारित न होकर याददाश्त और स्थानीय प्रेक्षण पर आधारित होता है। कभी कभी किसी क्षेत्र के एक कच्चे आरेखन की आवश्यकता वहां के एक स्थान को दूसरे स्थान के सापेक्ष दिखाना होता है। मान लीजिए कि आप अपने मित्र के घर जाना चाहते हैं लेकिन आपको रास्ते की जानकारी नहीं है। आपका मित्र अपने घर के रास्तों को बताने के लिए एक कच्चा आरेखन बना सकता है। इस प्रकार कच्चे आरेख को बिना पैमाने की सहायता से खींचा जाता है तथा इसे रेखा चित्र कहते हैं। जैसे कि अभी हम लोगों को कहीं भी जाना रहता है तो हम लोग पूछते हैं कि यार कैसे कैसे आना होगा, तो वो कहेगा नहीं कि अरे दाएं आना, दाएं से बाएं मुड़ जाना, बाएं से, जैसे कि
राम है, राम को अपने मित्र श्याम के यहाँ जाना है। राम को अपने मित्र श्याम के यहाँ जाना है। अब राम को तो रास्ता पता ही नहीं है। राम कहेगा अरे यार, उसके पास मैप वैप कुछ भी नहीं है। वो कहेगा अरे यार मैं तो भूल रहा हूँ, थोड़ी दूर चल करके चला जाएगा, फिर कहेगा मैं तो भूल रहा हूँ। तब वो या तो अपने, आजकल तो व्हाट्सएप का जमाना चल रहा है, वो अपने व्हाट्सएप पे भेजेगा, पहले आना, दाएं पड़ेगा, फिर बाएं पड़ेगा, फिर दाएं, फिर वहां से एक गली आएगी और उसके बाद एक नाला आएगा, उस नाले में घुस जाना, नाले के साइड से चले आना। उसके बाद वहां एक छोटा सा मंदिर पड़ेगा, मंदिर के जस्ट बाद मेरा घर है। तो ये क्या कहते हैं इसे, रेखा चित्र, जो कच्चे यानी कच्चा, कोई उसका कोई पुख्ता नहीं, वो किसी चीज पर दर्शाया नहीं गया है। जब आप क्या बोलते हैं, खतना खतौनी ये सब जो भी चीजें होती है उस पे कहीं कहीं उस चीज को ऐसे नहीं, मतलब कि दाएं आना बाएं आना फिर नाला ये वो ऐसे इस तरह से कुछ नहीं, ये अपने ही द्वारा, मतलब होता नहीं कि अपने ही द्वारा इसका निरूपण कर लिया जाता है। आशा करती हूँ आप सभी लोगों को पसंद आ रहा होगा। उसके बाद बता देती हूँ कि जो प्रतीक था, प्रतीक में जैसे रेलवे लाइन, बड़ी लाइन, मीटर लाइन, रेलवे स्टेशन, देखिए इस तरह से दर्शाया जा रहा है। सड़कें, सड़कें, फिर उसके बाद पक्की सड़कें, सड़कें, ये सब चीजों के माध्यम से दर्शाया जाता है, जो प्रतीक के माध्यम से आप सभी ज्ञात करते हैं। जैसे कभी कभी ये नहीं होता है कि क्या बोलते हैं कि रोड रोड पे बोर्ड वगैरह लग करके एक प्रतीक के माध्यम से दर्शाते हैं, या स्टेशन जो रेलवे स्टेशन होता है वहां पे भी दर्शाया जाता है प्रतीक के माध्यम से। तो कि आगे मतलब रेलवे स्टेशन है, मतलब ऐसे ट्रेन का ये वाला सिंबल दिखा देते हैं, तो इससे पता चल जाता है कि आगे रेलवे क्रॉसिंग है। तो इस तरह से होता है। बाकी वीडियो कैसी लगी लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जरूर बताइएगा। आज की वीडियो यहीं पे एंड करते हैं।